जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों जानते हैं सब्जेक्टिव प्लूसेंट का फिजिक्स से 19वां अध्याय दोस्तों, जो कि रेडियो सक्रियता के संबंध में 19वां अध्याय रेडियो सक्रियता। और हम बात करें दोस्तों रेडियो सक्रियता की, तो रेडियो सक्रियता की खोज जो है फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बेकरल और पी क्यूरी तथा एम क्यूरी यानी मैडम क्यूरी, पी क्यूरी और हेनरी बेकरल ने किया था, जो कि फ्रेंच के वैज्ञानिक थे और इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज किया था दोस्तों। और इन तीनों को रेडियो सक्रियता की खोज के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था दोस्तों। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 यानी कि जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 यानी कि 83 या उससे अधिक होती है, वे अस्थायी होते हैं दोस्तों। वे क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये नाभिक स्वतः ही अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती है। और ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं दोस्तों, तथा किरणों के उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। गामा किरणें की हम बात करें दोस्तों, तो गामा किरणें अल्फ़ा और बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होते हैं। यानी गामा किरण जो है अल्फ़ा और बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होते हैं। रॉबर्ट पीरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की। तो दोस्तों रेडियम की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पीरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा, बीटा और गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में दोस्तों बदल जाते हैं। और हम बात करें दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुण के बारे में, तो अल्फा जो है दोस्तों, अल्फा इसकी उत्पत्ति की हम बात करें तो अल्फा की उत्पत्ति नाभिक से, बीटा का भी क्या होता है? नाभिक से, और गामा की उत्पत्ति भी नाभिक से। यानी दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें की उत्पत्ति जो है क्या होता है? नाभिक से ही होता है दोस्तों। प्रकृति की हम बात करें नेचर की, तो अल्फा का जो है नेचर क्या होता है? अल्फा धनात्मक, हालांकि बीटा ऋणात्मक और गामा क्या होता है? उदासीन। रचना की हम बात करें दोस्तों तो 2He4 होता है अल्फा का, 1E नॉट क्या होता है? बीटा का, और यह फोटोन गामा का हो जाएगा दोस्तों। अगर हम द्रव्यमान की बात करें दोस्तों, तो अल्फा का द्रव्यमान 6.6 × 10⁻⁻27 kg। हालांकि दोस्तों बीटा के हम ये हो जाएगा अल्फा और बीटा और ये गामा। तो हम बात करें द्रव्यमान की दोस्तों, तो अल्फा का जो द्रव्यमान है यह 6.6 × 10⁻⁻27 kg, बीटा का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg और गामा का दोस्तों द्रव्यमान क्या होता है? 0 होता है। आवेश की हम बात करें दोस्तों, तो अल्फा का जो आवेश है +2E और गामा का अल्फा का क्या हो जाएगा? +2E और बीटा का -1.6 × 10⁻19 कूलम और फिर 0 हो जाएगा दोस्तों इसका गामा का। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है कौन? अल्फा, और बीटा भी क्या करता है दोस्तों? प्रभावित करता है, और गामा भी क्या करता है? प्रभावित करता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो दोस्तों अल्फा और बीटा पर पड़ता है। सबसे अधिक भेदन क्षमता की हम बात करें दोस्तों, सबसे अधिक भेदन क्षमता तो ये जो है गामा किरण की, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता कौन सी किरण का? गामा किरण की होती है। और सबसे अधिक आयनन क्षमता दोस्तों हो जाएगा अल्फा किरण की होती है। तो सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण और सबसे अधिक भेदन क्या हो जाएगा? गामा किरण का। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में दोस्तों 4 इकाई क्या होता है? कमी होती है। एक बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। अल्फा, बीटा और गामा, अगर हम बात करें अल्फा, बीटा और गामा किरणों की, तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सॉडी-फ़ॉजन नियम भी कहते हैं दोस्तों। रेडियो सक्रियता की माप जो है दोस्तों GM काउंटर से की जाती है। तो रेडियो सक्रियता की माप कैसे किया जाता है? GM काउंटर से। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय
तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाती है। यानी कि दोस्तों जितने समय में रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए वह समय उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहलाता है। और इसे दोस्तों प्रायः HL या T हाफ से सूचित करते हैं। अभ्रकोष्ठ की हम बात करें दोस्तों, अभ्रकोष्ठ की, तो अभ्रकोष्ठक की हम बात करें, अभ्रकोष्ठ, तो इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने, उसकी ऊर्जा को मापने आदि के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों अभ्रकोष्ठ का। और इसका आविष्कार CRT विल्सन ने किया। दोस्तों अभ्रकोष्ठ का आविष्कार किसने किया था? CRT विल्सन ने किया था। और प्रयोग की हम बात करें तो इसका प्रयोग इसका उपयोग रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने में, उनकी ऊर्जा को मापने में किया जाता है। जीवाश्म मृत पेड़ पौधे, और हम बात करें जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का आकलन दोस्तों कार्बन 14, C14 भी इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, तो C14, जिसकी खोज दोस्तों लीवी ने किया था। तो कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन। और इस विधि में जीवाश्म या मृत पेड़ पौधों में प्राप्त कार्बन के 2 समस्थानिक यानी कि C6 12 और C6 क्या हुआ 14 के अनुपात ज्ञात करके आयु का दोस्तों निर्धारण किया जाता है। अब दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, अगर हम बात करें द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की, तो 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था दोस्तों, जिसे आपेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के संबंध में 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया था, जिसको क्या कहते हैं? आपेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। और इसके अनुसार दोस्तों द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित ही होते हैं तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है दोस्तों। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, प्रकाश का वेग c है, तो इस द्रव्यमान के संबंध में ऊर्जा जो दोस्तों E बराबर क्या हो जाएगा? mc² E बराबर mc² होगा। आइंस्टीन दोस्तों हम बात करें आइंस्टीन की, तो जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और वह कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के। और इसको 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। सूर्य से पृथ्वी लगातार ऊर्जा उष्मा के रूप में नहीं, सूर्य से जो है पृथ्वी को दोस्तों लगातार ऊर्जा उष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है। किस रूप में? तो उष्मा के रूप में, जिसके फलस्वरूप दोस्तों सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकेंड 4×10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों इसका द्रव्यमान लगभग 4×10⁹ kg प्रति सेकेंड की दर से घट रही है। परंतु दोस्तों सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वह लगातार 1000 करोड़ वर्ष तक इसी तरह से ऊर्जा देता रहेगा। तो दोस्तों 19वां जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।